हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखिए, आज हम क्लास 8th और हमारा जो सब्जेक्ट है साइंस, उसका टॉपिक लेकर के चलते हैं कोयला और पेट्रोलियम। क्योंकि कोयले का और पेट्रोलियम पदार्थों का सबसे पहली बात है कि हमारे जीवन के अंदर बहुत महत्व होता है। क्यों? क्योंकि वर्तमान समय के अंदर जो सुविधाएं हमें प्राप्त होती हैं, जैसे कि वाहन हैं, उन सभी को संचालित करने के लिए कोयला या पेट्रोलियम पदार्थों की आवश्यकता होती है। इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे कि प्राकृतिक व कृत्रिम वस्तुएं क्या हैं। तो देखिए, प्राकृतिक से मतलब होता है कि प्रकृति से, और कृत्रिम का मतलब होता है कि अपने आप से, यानी कि वे वस्तुएं, अर्थात वे वस्तुएं जो प्रकृति से प्राप्त होती हैं। जो कहाँ से प्राप्त होती हैं? जो प्रकृति से प्राप्त होती हैं, वो क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक वस्तुएं। ठीक है। उसके बाद बात करें कृत्रिम की। कृत्रिम से तात्पर्य होता है कि जो वस्तुएं मानव के निर्मित या मानव के द्वारा निर्मित की गई हों या मानव के द्वारा संश्लेषित की गई हों, वो कहलाती है कृत्रिम वस्तुएं। तो इन्हें प्राकृतिक व संश्लेषित वस्तुएं, प्राकृतिक या मानव निर्मित वस्तुएं, या प्राकृतिक या कृत्रिम वस्तुएं कहा जाता है। मैं फिर करवा देता हूं, यानी कि वे वस्तुएं जो प्रकृति के द्वारा निर्मित होती हैं प्राकृतिक वस्तुएं कहलाती हैं, जबकि जो मानव के द्वारा बनाई जाती हैं या निर्मित होती हैं वो कृत्रिम कहलाती हैं। जैसे हम प्राकृतिक का एग्जाम्पल लेते हैं, सूर्य है, पेड़ पौधे हैं, चंद्रमा है, हवा है, ये सब प्रकृति के द्वारा बनाई हुई हैं। और अगर हम कृत्रिम की बात करें, जो भी कोई चीज़ें होती है कृत्रिम में, जैसे कि कंप्यूटर है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मानव के द्वारा निर्मित की जाती हैं। तो आज हम यहाँ पर कोयला और पेट्रोलियम के बारे में पढ़ेंगे। तो हमने यहाँ जानकारी प्राप्त की कि प्राकृतिक व कृत्रिम क्या है। इसके बाद हम जो नेक्स्ट जानकारी लेते हैं वो होता है कि जो संसाधन होते हैं, संसाधनों को प्राकृतिक स्रोतों के आधार पर, किसके आधार पर? प्राकृतिक स्रोतों के आधार पर, स्रोतों के आधार पर कितने भागों में? संसाधनों को प्राकृतिक स्रोतों के आधार पर। और कौन से संसाधनों को पता है? प्राकृतिक संसाधनों को। कौन से संसाधनों को? प्राकृतिक संसाधनों को प्राकृतिक स्रोतों के आधार पर कितने भागों में? 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? सबसे पहला और नंबर 2, यानी कि जो प्राकृतिक संसाधन हैं, उन प्राकृतिक संसाधनों को यहां पर होने वाली उपलब्धता के आधार पर मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया। सबसे पहला जो भाग है वो बांटा गया है समाप्त होने वाले, और दूसरे होते हैं अक्षय या प्राकृतिक संसाधन। यानी कि सबसे पहले आप ये लिख लीजिए, पहला होता है अक्षय प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, पहला कौन सा होते हैं? अक्षय प्राकृतिक संसाधन। ठीक है। दूसरे जो संसाधन होते हैं वो कौन से होते हैं? खत्म होने वाले संसाधन। क्या होते हैं? खत्म होने वाले संसाधन। अब देखिए, यहां पर बात प्राकृतिक स्रोतों की चल रही है कि प्राकृतिक जो संसाधन होते हैं उनके बारे में। तो अक्षय या अक्षय प्राकृतिक संसाधन से तात्पर्य होता है कि वे संसाधन जो इस पृथ्वी पर या इस मंडल के अंदर बहुतायत में पाए जाते हैं, यानी कि बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, और वो सीमित नहीं है, यानी कि बहुत सारे हैं, और नष्ट भी, यानी कि जो खत्म भी नहीं होते, वो क्या कहलाते हैं? अक्षय प्राकृतिक संसाधन। जैसे हवा है, ठीक है, सूर्य का प्रकाश है। क्या है? सूर्य का प्रकाश। ये कैसे प्राकृतिक संसाधन हैं? अक्षय प्राकृतिक संसाधन है, यानी कि ये असीमित मात्रा में उपस्थित होते हैं। ठीक है। दूसरी बात, ये समाप्त भी नहीं होते। अब बात करें हम खत्म होने वाले संसाधन। इससे तात्पर्य होता है कि ऐसे संसाधन जो हमारे यहाँ पर बहुत सीमित मात्रा के अंदर पाए जाते हैं, और यदि उनका सही तरीके से निर्वहन नहीं किया गया या सही तरीके से उनका उपयोग नहीं किया गया था, तो वो बिल्कुल आने वाले समय में क्या हो जाएंगे? खत्म हो सकते हैं। वो कहलाते हैं
खत्म होने वाले संसाधन है, जैसे कि पेट्रोल है, पेट्रोलियम जो पदार्थ होते हैं, कोयला है, ये सारे खत्म होने वाले संसाधन होते हैं। तो यहाँ हमारी दो चीज समझ में आई कि प्राकृतिक संसाधनों को प्राकृतिक स्रोतों के आधार पर दो भागों में बांटा। पहला अक्षय प्राकृतिक संसाधन जो खत्म नहीं हो सकते या असीमित मात्रा में होते हैं, और दूसरे का रहते खत्म होने वाले संसाधन जिनकी मात्रा सीमित है और वो जल्दी खत्म हो सकते हैं, वो कहलाए क्या, खत्म होने वाले संसाधन। अब हम इसके बाद में हमारा बात करते हैं कि जीवाश्मी ईंधन। आपने एक शब्द देखा होगा कि जीवाश्मी ईंधन क्या होता है। जीवाश्मी ईंधन, देखिए जीवाश्मी ईंधन से तात्पर्य क्या है। जीवाश्मी ईंधन से तात्पर्य होता है कि वे वस्तुएं, यानी कि वे वस्तुएं या वे चीजें जिनका निर्माण, वे वस्तुएं जिनका निर्माण मृत जीवों के अवशेषों से, किससे होता है, मृत जीवों या सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों से, जिनका निर्माण सजीवों के मृत अवशेषों से, मृत अवशेषों से होता है, से होता है, वो क्या कहलाते हैं, जीवाश्मी ईंधन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, जीवाश्मी ईंधन कहलाते हैं। ठीक है, तो यहां में डिफाइन पता हो गई कि जीवाश्मी ईंधन से क्या तात्पर्य होता है कि वे वस्तुएं जो किससे प्राप्त होती हो, कोई भी जीव होता है उसके मृत अवशेषों से जो चीज प्राप्त होती हो वो कहलाती है जीवाश्मी ईंधन। तो ये तो यहां तक हमें बेसिक जानकारी प्राप्त हुई कि प्राकृतिक कृत्रिम क्या होती हैं, ठीक है, प्रकृति के आधार पर ये संसाधन कितने होते हैं और जीवाश्म ईंधन क्या होता है। अब हम इसके बाद जो नेक्स्ट बात करेंगे वो करते हैं कोयले के बारे में, कि कोयला क्या है और कोयला किन किन इसके अंदर संगठक पाए जाते हैं, कोयले के अंदर किसकी प्रचुरता में मात्रा पाई जाती है और कोयले का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो देखिए सबसे पहले हम बात लेकर चलते हैं किसकी, कोयला। किसको लेकर चलते हैं, कोयले को। ठीक है, देखो कोयले से तात्पर्य होता है कि जो कोयला है ये क्या पाया जाता है, ये पत्थर के जैसा कठोर होता है। इसकी पहली विशेषता, ये पत्थर जैसा कठोर काला पदार्थ होता है। क्या होता है, काला पदार्थ होता है, यानी कि ठोस अवस्था के अंदर ही उपस्थित होता है। ठीक है, ये पत्थर जैसा कठोर काला ठोस पदार्थ होता है। दूसरी बात अगर हम बात करें इसका निर्माण, जो वनस्पति होती हैं इसका जो निर्माण है, मृत जो वनस्पतियां होती हैं, मृत वनस्पतियों के धीरे धीरे या धीमे प्रक्रम से, के धीमे प्रक्रम द्वारा दाब व ताप से निर्माण होता है, निर्माण होता है। ठीक है, ये क्या होता है, कोयला। और देखिए कोयले का जो निर्माण है वो आज से बहुत वर्षों पहले जब कुछ प्राकृतिक घटनाओं के कारण, जब यहाँ भूमि के अंदर कुछ हलचल हुई तो भूमि के अंदर मृत जीव या वनस्पतियों के मृत अवशेष नीचे दब गए और नीचे जो मंडल है वहां पर अत्यधिक ताप और दाब के कारण वो जो वनस्पतियां हैं वो किस में परिवर्तित हो गई, वो वनस्पतियां परिवर्तित हो गई किसमें, कोयले के रूप में परिवर्तित होती हैं। अर्थात हम इसको क्या कह सकते हैं कि कोयले का निर्माण जो मृत वनस्पति होती हैं उनके धीरे प्रक्रम के द्वारा दाब और ताप से निर्माण किया जाता है, जो बहुत पहले से। और दूसरी बात, इनका जो भंडार है वो सीमित मात्रा में है, इसलिए इनका जो उपयोग होता है वो हमें सावधानी पूर्वक या मितव्यता से करना चाहिए। अब देखिए कोयले के बाद में, ये विशेषता के बाद में बात आती है कि ये जो कोयला होता है अगर इसे हम वायु के साथ गर्म करें, यानी कि जब कोयले को हम क्या करें, वायु के साथ अगर गर्म करते हैं, कोयले को वायु के साथ गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है। अगर कोयले को हम वायु के साथ गर्म करें तो
ये क्या होता है, CO2 गैस उत्पन्न करता है। इसको वायु के साथ गर्म करने पर ये क्या करता है, CO2 गैस को उत्पन्न करता है, गैस उत्पन्न करता है। और हमें एक चीज का पता है कि किसी भी चीज को जलाने के लिए, चाहे N1 कुछ भी हो, अगर हमें आग उत्पन्न करनी है तो वहां ऑक्सीजन का होना आवश्यक होता है। क्या होता है, ऑक्सीजन का होना आवश्यक होता है। अगर ऑक्सीजन गैस नहीं है तो किसी भी चीज को जलाना संभव नहीं है। आप इसको प्रयोग के माध्यम से भी समझ सकते हो। किस प्रकार से समझ सकते हो, मान लीजिए एक मोमबत्ती है और मोमबत्ती को अपन ने जलाया, वो बिल्कुल खुले में रखी है और आसानी से जल रही है। फिर क्या करते हैं, एक गिलास लीजिए और उस गिलास को उल्टा करके धीरे 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 उस मोमबत्ती के ऊपर लेकर के आना है। और जैसे जैसे वो गिलास मोमबत्ती पर ऊपर ढकते हुए आता है, उसकी जलने वाली जो लो होती है, ज्वाला जो होती है, वो धीरे 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 कम होती चली जाती है। और यदि हम उसे एकदम से बिल्कुल बंद कर देते हैं तो वह बिल्कुल भी क्या हो जाती है, बुझ जाती है। इससे क्या तात्पर्य निकलता है कि किसी भी चीज को जलाने के लिए कौन सी गैस का होना आवश्यक है, ऑक्सीजन गैस का होना बेहद आवश्यक है। बिना ऑक्सीजन के किसी भी चीज को जलाना संभव नहीं है। तो यहां पर यही करते हैं कि अगर जब कोयले को हम वायु के साथ गर्म करते हैं तो ये CO2 गैस उत्पन्न करती है, ठीक है। और अब हम कोयले के जो प्रक्रम हैं उनकी बात करते हैं कि इसका जो निर्माण होता है, होने के बाद इसके उत्पाद किस प्रकार से प्राप्त होते हैं। कोयले के जो प्रक्रमण से उत्पाद प्राप्त होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो यहां लिखेंगे कोयले के उत्क्रमण से अनेक उत्पाद प्राप्त होते हैं, अनेक उत्पाद प्राप्त होते हैं। प्रक्रमण का मतलब होता है उनको गर्म करने से, ठीक है। और कौन कौन से उत्पन्न होते हैं, सबसे पहला जो होता है वो होता है कोक। पहला उत्पाद क्या होता है इसका, कोक होता है। किसका, कोयले का। यानी कि कोयले को जब वायु की उपस्थिति में हम जलाते हैं तो उसके अंदर से CO2 गैस का उत्पादन होता है। और कोयले को जलाने के बाद जो इसका उत्क्रमण होता है उससे हमें अनेक उत्पाद प्राप्त होते हैं। जैसे सबसे पहले आता है कोक। जो कोक होता है ये एक कठोर रंध्र व काला पदार्थ होता है। कैसा होता है, ये कठोर सरंध्र काला पदार्थ होता है, काला पदार्थ होता है, ठीक है। कोक क्या होता है, कठोर होता है, सरंध्र होता है और काला पदार्थ होता है। और इसका उपयोग इस्पात के निर्माण में, जो कोक होता है इसका जो उपयोग होता है वो किसमें, इस्पात के निर्माण में किया जाता है, निर्माण में करते हैं। इस्पात उद्योग का मतलब आप समझते हो, जहां पर लोहे वगैरह की बात होती हो या वहां उनका परिष्करण वगैरह करते हो, जो इनकी विधि होती है का क्या, इनके सांद्रण की जो विधि होती है ना, उसके अंदर सबसे ज्यादा कोक का इस्तेमाल होता है। कोक के बाद नंबर 2 पर जो आता है वो आता है कोलतार। नंबर 2 पर कौन सा उत्पाद आता है इसका, कोलतार। कोलतार। अब देखिए इसका जो दूसरा उत्पाद है, पहला हो गया कोक, कठोर होता है, सरंध्र काला पदार्थ होता है और इस्पात निर्माण के जो उद्योग होते हैं वहां पर इसका कार्य किया जाता है। दूसरा आता है कोलतार। जो कोलतार होता है ये अत्यधिक गंध वाला, इसमें बहुत तेज गंध होती है, ये अत्यधिक गंध वाला एक द्रव्य काला पदार्थ होता है, काला पदार्थ होता है, ठीक है। कैसा पदार्थ होता है, काला पदार्थ होता है। क्या, कोयला। यानी कि ये अत्यधिक गंध वाला एक काला पदार्थ होता है। और दूसरी बात, इसका जो निर्माण होता है कोलतार का, वो मुख्यतः औषधियों के निर्माण में, किसमें, औषधियों के निर्माण में, औषधियों के निर्माण में। नंबर दूसरी बात, आपने देखा होगा कि जो विस्फोटक पदार्थ बनाए जाते हैं जैसे कि पटाखे वगैरह, उनमें विस्फोटक पदार्थों के निर्माण में भी कोलतार का उपयोग किया जाता है। किसमें, विस्फोटक पदार्थों के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। किसका, कोयले।
कोयले का जो उत्पाद होता है कोलतार उसका। और जो प्लास्टिक होती हैं उनको बनाने में भी हम इसका कुछ हद तक उपयोग करते हैं। अब पहला हो गया कोक, दूसरा हो गया कोलतार। अब उसके बाद तीसरा जो उत्पाद प्राप्त होता है कोयले का वो होता है कोयला गैस। तीसरी क्या आती है? कोयला गैस। नंबर 3 पर तीसरा उत्पाद है इसका कोयले का कोयला गैस। यानी कि कोयले को जब गर्म किया जाता है या जलाया जाता है तो उससे गैस उत्पन्न होती है और उस गैस के द्वारा हम उसको ईंधन के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे कोक को बनाते समय ये गैस कोक बनाते समय प्राप्त होती है। ठीक है, ये कोयला गैस हो गई। यानी कि इस गैस का निर्माण कब होता है? जब जो कोक इसका पहला उत्पाद होता है वो जब बनता है उस समय कोयला गैस का उपयोग होता है, निर्माण होता है। और इसका उपयोग हम किसके रूप में? ईंधन के रूप में करते हैं। और इसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। किस में किया जाता है? ईंधन रूप में किया जाता है, तो यहां समझ में आई कि इसके 3 उत्पाद हो गए। पहला था कोक, नंबर दूसरा कोलतार और नंबर तीसरा कोयला गैस। आपने कोक के बारे में पढ़ लिया। एक गाढ़ा ठोस पदार्थ होता है, ठीक है। उसके बाद कोलतार पढ़ा, अत्यधिक गंध वाला एक तरल पदार्थ होता है। नंबर 3 हमने पढ़ा कोयला गैस। इसका निर्माण जब हम कोक का निर्मित करते हैं उस समय होता है और इसका जो उपयोग होता है उसको ईंधन के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। तो ये तो हमारा प्रक्रम हुआ कोयला। अब कोयले के बाद हम दूसरी बात करेंगे तो आता है इसके बाद अब पेट्रोलियम पदार्थ। क्या आते हैं अब? पेट्रोलियम। तो ये कोयला हुआ। कोयले के बाद हम बात कर रहे हैं अब पेट्रोलियम की। तो देखिए, पेट्रोलियम से तात्पर्य होता है कि जो यातायात के साधन होते हैं या जो वाहन होते हैं जिनका उपयोग हम एक जगह से दूसरी जगह पर आने जाने के लिए करते हैं, उनको चलाने के लिए जो ईंधन यानी कि पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, बहुत सारे पदार्थ होते हैं, उनका जो निर्माण होता है और जो वो पदार्थ होते हैं वो कहलाते हैं पेट्रोलियम पदार्थ। क्या कहलाते हैं? पेट्रोलियम पदार्थ। और इन पेट्रोलियम पदार्थ को हमें पता है कि अशुद्ध मात्रा में हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं और जो इनका निर्माण होता है वो लाखों करोड़ों वर्ष पहले जब कुछ यहाँ हुई हलचल के कारण, कुछ हलचल के कारण भूगर्भ में दबे अत्यधिक ताप और दाब जब वहाँ लगा, उस ताप और दाब के कारण यहाँ से वो चीज़ें एक ईंधन के रूप में परिवर्तित हो गई, जिनका उपयोग वर्तमान समय में ईंधन के लिए करते हैं। अब देखिए कि इन पेट्रोलियम पदार्थ जो होते हैं इनको परिष्कृत करने के लिए जब इनको हम दूसरे प्रक्रम में चेंज करते हैं तो बहुत सारे संगठनों का निर्माण होता है। क्या होता है? बहुत सारी चीज़ें इनसे निकलती हैं। जैसे कौन कौन सी चीज़ें निकलती हैं? पेट्रोल है, ठीक है, डीजल है, केरोसिन है, ठीक है, पैराफिन मोम है। क्या होता है? पैराफिन मोम है और वैसलीन है। इन सभी का निर्माण पेट्रोलियम पदार्थों से ही होता है। ये पेट्रोलियम पदार्थों के संगठक होते हैं, उत्पादक होते हैं। और इनका उपयोग देखिए कि पेट्रोल डीजल जो होता है इनके उपयोग की बात करें हम कि पेट्रोल डीजल का उपयोग और केरोसिन का उपयोग, पेट्रोल डीजल व केरोसिन का उपयोग किसमें करते हैं हम? वाहनों में, यातायात के जो साधन होते हैं उनमें किया जाता है। यातायात के साधनों में ईंधन के रूप में, किसके रूप में? ईंधन के रूप में किया जाता है, के रूप में किया जाता है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, इसके अंदर जो पैराफिन मोम होता है, पैराफिन मोम का जो निर्माण होता है इसके द्वारा हम मोमबत्ती जो होती है, आपने देखा होगा मोमबत्तियों को, उनको बनाने में भी हम इन्हीं का उपयोग करते हैं। वैसलीन भी आप जानते हो, इनको बनाने में भी किसका उपयोग हो जाता है? पेट्रोलियम पदार्थों का, के जो संगठक होते हैं इन्हीं का ही यहाँ उपयोग किया जाता है।
तो आपने पढ़ लिया हमने कोयला और पेट्रोलियम। अब इस पेट्रोलियम के बाद में जो अगला आता है नंबर 3 पर, वो आता है हमारा पेट्रोलियम गैस। क्या आता है अब नंबर 3 पर? पेट्रोलियम गैस। कि पेट्रोलियम गैस क्या होती है? कोयला पढ़ा, कोयला कहां से प्राप्त हुआ, हमने पेट्रोलियम पढ़ा, पेट्रोलियम कहां से प्राप्त हुआ। अब हम नंबर 3 पर पढ़ेंगे पेट्रोलियम गैस। क्या पढ़ेंगे? पेट्रोलियम गैस। ठीक है। अब देखिए पेट्रोलियम गैस से क्या तात्पर्य होता है? यह एक महत्वपूर्ण ऐसा ईंधन होता है जो मुख्य रूप से किसी भी संसाधनों को तैयार करने में या ईंधन के रूप में इसके अंदर क्या किया जाता है कि ये एक ईंधन का, ये एक अच्छा ईंधन होता है, यह ईंधन होती है और इसे क्या किया जाता है? सीएनजी के रूप में, इसे सीएनजी के रूप में एकत्रित करते हैं। क्या करते हैं? सीएनजी के रूप में एकत्रित करते हैं, जिनका उपयोग किसमें किया जाता है? घरेलू, जैसे कि सिलेंडरों में हम भर देते हैं, और जिनका उपयोग हम जैसे कि खाना बनाने में, घरों में, रसोइयों में, वाहनों को चलाने में, आपने देखा होगा सिलेंडरों के अंदर जो आती है उसके रूप में कर सकते हैं। तो आपने दो चीज पढ़ी होंगी, एक तो होता है सीएनजी और एक होता है एलपीजी। देखिए सीएनजी की फुल फॉर्म क्या होती है और एलपीजी की क्या होती है? एलपीजी होती है लिक्विड पेट्रोलियम गैस और ये होती है संपीड़ित प्राकृतिक गैस। क्या होती है? संपीड़ित। तो यहां पर पेट्रोलियम जो गैस होती है उसको सीएनजी के रूप में एकत्रित किया जाता है और ये एक सबसे अच्छा क्या होता है? ईंधन के रूप में कार्य करती है। क्या? पेट्रोलियम गैस। ठीक है। तो कोयला हुआ, पेट्रोलियम हुए, नंबर 3 हो गई पेट्रोलियम गैस। अब नंबर 4 पर जो बात करते हैं हम पेट्रोलियम गैस के बाद, वो आता है क्या कि आपने एक शब्द सुना है कि पीसीआरए क्या है? आपने सुना होगा पीसीआरए। इससे क्या तात्पर्य होता है? जैसे अपन ने सीएनजी पढ़ा, एलपीजी पढ़ा, वैसे एक आता है पीसीआरए। इसको आपको अच्छी तरह से याद रखना है कि पीसीआरए से होता है कि पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ। इसकी फुल फॉर्म क्या है? पेट्रोलियम क्या है? पेट्रोलियम संरक्षण, पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान यानी कि रिसर्च अनुसंधान संघ। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। क्या होता है? पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, पीसीआरए। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि पेट्रोल डीजल जो है उसको बचाने के उपाय हमें क्या करने चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो पेट्रोल और डीजल जो होते हैं ये बहुत सीमित मात्रा में इनके भंडार हैं। अगर भविष्य के अंदर एक मितव्यता से इनका सही तरीके से उपयोग ना किया गया तो आने वाले भविष्य में ये बिल्कुल खत्म हो सकते हैं। ठीक है, तो हमें इनके लिए क्या करना चाहिए, यानी कि पेट्रोल व डीजल को बचाने के लिए, वह डीजल बचाने के उपाय कैसे बचा सकते हैं हम इनको? देखिए पहला उपाय क्या करेंगे कि हम जब कभी भी यातायात यानी कि ट्रैफिक की जो लाइटें होती हैं और अगर हमें वहां रेड लाइटें रुकना है तो उस समय हमारी जो वाहन होती है उसके जो इंजन है उसको हमें पावर ऑफ कर देना चाहिए। यानी कि रुकने की जगह पर, रुकने पर वाहन को पावर ऑफ कर दें, वाहन के इंजन को क्या कर दें? पावर ऑफ कर दें, यानी कि बंद कर दें, पावर ऑफ। ठीक है। नंबर दूसरी बात, जो टायर होते हैं उनके अंदर दाब, टायरों में हवा जो भरते हैं हम उसकी दाब को सही रखें, टायरों के अंदर जो दाब है वो सही रखें। और नंबर 3, नियमित रूप से, क्या? नियमित रूप से जो वाहन होते हैं उनकी देखभाल करें। क्या करें? नियमित रूप से वाहनों की देखभाल करें, जिससे हम आसानी से पेट्रोल और डीजल को कुछ हद तक बचा सकते हैं। तो आज का जो आपका टॉपिक कोयला और पेट्रोलियम, जिसमें हमने कोयले के बारे में, पेट्रोलियम के बारे में, प्राकृतिक गैसों के बारे में,
ठीक है, और सीएनजी, एलपीजी और पीसीआरए और पेट्रोल डीजल बचाने के उपायों के बारे में पढ़ा। तो ये और इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको अच्छी तरह से याद करने हैं, वो पहला क्वेश्चन इसमें से जो बन करके आता है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंटली, वो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर पहला, जो आपको अच्छी तरह से देखना है कि पेट्रोलियम जो निर्माण होता है उसके प्रक्रम को समझाइए। यानी कि इसका जो मोस्टली टॉप क्वेश्चन बनेगा वो आएगा कि पेट्रोलियम, क्या आएगा, पेट्रोलियम पदार्थों के निर्माण की प्रक्रिया को समझाओ, या पेट्रोलियम के निर्माण की प्रक्रिया, निर्माण की प्रक्रिया को समझाओ। ठीक है, ये इसका पहला क्वेश्चन बनता है। नंबर दूसरा बात, यानी कि दूसरा क्वेश्चन इसमें से बनेगा सीएनजी व एलपीजी का पूरा नाम क्या है और इनका उपयोग करने से क्या लाभ होते हैं। सीएनजी व एलपीजी का पूरा नाम क्या है और इनके उपयोग करने के, और इनके उपयोग करने के क्या लाभ है, करने के क्या लाभ हैं। तो ये दो क्वेश्चंस हैं, आपको इनको अच्छी तरह से यहां से देखना है। तो ये आज का जो हमारा टॉपिक पेट्रोलियम और कोयला कंप्लीट होता है। थैंक यू।